स्टार्ट करते हैं क्लास। मैंने आप लोगों को कल लास्ट क्लास में ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था स्लम सेल, याद आ रहा है? और मैंने आपसे कहा था कि ये क्वेश्चन मैं आपको दूंगी होमवर्क, फिर मैंने कहा कि बच्चों को नहीं दूंगी, मैं खुद करवाऊंगी। तो एक बार फटाफट फटाफट देखो कि क्या है ये क्वेश्चन। अभी ये क्वेश्चन में ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन आया, तो इस ऑफकोर्स अगर 10 नंबर में इंस्टीट्यूट ने किसी कॉन्सेप्ट को पूछा है तो ज़रूर उसमें दम होएगा, क्योंकि ऐसे ही कुछ भी नहीं पूछ लेता है इंस्टीट्यूट। अब देखते हैं इसमें दम है या नहीं है। वेरी सिंपल, स्लम सेल के बेसिस पे जब हमने कहा था कि आप लोगों को कैपिटल गेन कंप्यूट करना है तो आप कैसे कंप्यूट करोगे, तो मैंने आपको तरीका बताया था, है ना? मैंने आपको तरीका बताया था कि वेरी सिंपल, सबसे पहले हम देखेंगे, एफवीसी निकालेंगे, है ना? अब 1 मिनट यार, अच्छा, तो एफवीसी निकालेंगे। अब एफवीसी निकालने का तरीका क्या है, यहाँ पे देखो। एफवीसी होता है फेयर मार्केट वैल्यू और सेल, विच एवर इज हायर। जो हायर वैल्यू आएगी वो हमारी क्या हो जाएगी, एफवीसी हो जाएगी। तो एफवीसी हमारे को क्वेश्चन में दी होगी, वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है? हम यहाँ पे लिखेंगे। फिर इससे क्या लेस करना है अपने आप को, नेटवर्थ। इसके बाद हम इसमें से लेस करेंगे नेटवर्थ। तो नेटवर्थ हमारे को निकालनी पड़ेगी, और नेटवर्थ का फॉर्मूला क्या होता है, क्या मैंने आप लोगों को बताया था? मैंने आपको बताया था नेटवर्थ का फॉर्मूला होता है टोटल एसेट माइनस आउटसाइडर्स लाइबिलिटी, ठीक है? नेटवर्थ निकाल लेंगे, और इसमें से क्या लेस करना है, सेलिंग एक्सपेंसेस। और जैसे ही हम इसको लेस करेंगे ना, यहाँ पे हम लिखेंगे, एंड फिर जो डिफरेंस अमाउंट आएगा ये हमारा क्या कहलाएगा, कैपिटल गेन कहलाएगा, ठीक है? इंडेक्सेशन हम लोग करते नहीं है। अब देखते हैं भाई ऐसा क्या है इस क्वेश्चन में कि इंस्टीट्यूट ने आपसे यार इसको 10 नंबर में पूछ लिया। चलो, तो स्टार इंटरप्राइजेज हैज ट्रांसफर्ड यूनिट आर टू ए, यानी कि इसमें कोई आर यूनिट होगी, देखो दिख रही कहीं? ओके, ये आर यूनिट का है इसकी, जिसकी वैल्यू कितनी है, 600 लाख यानी 6 करोड़। इसको इन्होंने बेचा है, किसको, ए को बेचा है, ठीक है? तो स्टार इंटरप्राइजेज हैज ट्रांसफर इट्स यूनिट आर टू ए लिमिटेड बाय वे ऑफ स्लम सेल ऑन January 23, 2018। द समराइज बैलेंस शीट ऑफ स्टार इंटरप्राइज एज द डेट गिवन बिलो, ठीक है? तो ये है इनकी बैलेंस शीट। चलो कुछ एडजस्टमेंट देख लेते हैं। मैंने आप लोगों को बताया था कि रिवैल्यूएशन को कंसीडर नहीं करते हैं, है ना? ध्यान रखना। अच्छा, पहले तो इसमें एफवीसी ढूंढनी पड़ेगी यार, पहले एफवीसी निकाल लो। कहाँ है एफवीसी? स्लम सेल कंसीडरेशन ऑन ट्रांसफर ऑफ यूनिट आर वाज 930 लाख। तो वाह, अपनी तो और मार्केट वैल्यू नहीं दे रखी है, सिर्फ यही दे रखा है। तो हम क्या करेंगे, 930 लाख ये हमारी क्या हो गई, एफवीसी हो गई। वही सिंपल, आधा क्वेश्चन खत्म। सोचो 10 नंबर में इतना ही करना है, हल्के में मत लेना। लेकिन फिक्स एसेट ऑफ यूनिट आर इंक्लूड्स लैंड विच वॉज परचेज 1 करोड़ 10 लाख इन द लास्ट ईयर 2008 एंड वॉज रिवैल्यूड 140। तो 140 से हमें मतलब नहीं है यार, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि लैंड कितने की है, 110 लाख की है, तो हम यहाँ 110 लिखेंगे। इनके टोटल एसेट कितने हैं, 600 लाख के। लेकिन अब यहाँ पे इन्होंने एसेट का ब्यौरा दे रखा है, कहा है कि ये 600 में 110 का एक लैंड है जिसको रीवैल्यू करके 140 पे लिखा है, जबकि वो है कितने का, 110 का है। तो यार एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे निकालते हैं टोटल एसेट। तो टोटल एसेट निकालेंगे तो सबसे पहले अपने को लैंड मिल गई, तो अपन लिख लेते हैं 110 करोड़, मतलब हम इसको लैक्स में लिख लेते हैं ना, 1 करोड़ 10 लाख। देखो क्या कर रही हो, सॉरी, ठीक है? इतना आ गया। चलो ये हो गया हमारे पास। इसके बाद इसमें और क्या है, तो बाकी ये तो इररिलेवेंट है, ये अपने लिए काम का था, मैंने लिख लिया इसको। नाउ अदर फिक्स एसेट रिफ्लेक्टेड एट 460 लाख, दैट इज 600 लाख लेस वैल्यू ऑफ लैंड विच रिप्रेजेंट्स रिटन डाउन वैल्यू ऑफ दोज एसेट एज पर द बुक्स, एंड द WDV कितनी है इनकी, 430 लाख है ना? तो अब ये 460 लाख अगर हम लैंड को इसमें से लेस कर देते हैं तो 460 बचा, बट डेप्रिसिएशन वगैरह को एडजस्ट करने के बाद वैल्यू कितनी, 430 है। तो इसका मतलब कितना लेंगे हम लोग, तो ये आ गया 430 लाख, ठीक है? क्लियर? अच्छा, इसके बाद और क्या कह रहे हैं यार, और कह रहे हैं यूनिट आर वॉज सेटअप बाय स्टार इतना 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 इतना, और देखो कोई और एसेट तो है नहीं। तो फिक्स एसेट 600 के थे, तो इनका तो दे रखा है एडजस्टमेंट, तो हमने एडजस्टमेंट के हिसाब से लिख लिया। इसके बाद ये कह रहे हैं यूनिट आर में करंट एसेट भी है, करंट एसेट कितनी है, तो ये भी तो लिखना पड़ेगा ना अपने को। तो चलो एक काम करते, ये भी लिख लेते हैं। तो 440 है ना? चलो, तो इसका मतलब ये आ गई इनकी टोटल एसेट, सम अप करो कितना आएगा,
980 लाख। क्लियर ये वाली बात, ठीक है। तो ये तो आ गई टोटल एसेट ना। अब इससे क्या लेस करने वाले हैं, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी नहीं लिख कर कभी भी कहेंगे, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी कहेंगे। अब आउटसाइडर की लाइबिलिटी देखो जरा कितनी है बैलेंस शीट में, 140 सीधे दे रखा है, लाइबिलिटी में यही दे ही रखा है ना। तो चलो एक काम करते हैं, कितना दे रखा है मैंने देखा नहीं, 140। तो एक काम करो इसे लेस करो, 140 कितना आया, 840। चलो अब इसको एक काम करो लेस कर दो यार इससे, तो यानी कि अपने को यहाँ पे मिल गया 800। अच्छा सेलिंग एक्सपेंसेस कुछ है नहीं शायद क्वेश्चन में, बताओ कितना आएगा यार, ये 90 लाख है ना। ये आपका करेक्ट आंसर है। आप अगर आंसर मैच करना चाहेंगे अगर कहीं होगा इंस्टीट्यूट का तो आप देख लेना। मतलब सिर्फ इतना करने के आपके इंस्टीट्यूट ने आपको दिए 10 मार्क्स। अच्छा था, अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा ही आ जाएगी, है ना। तो ये क्वेश्चन था आपके इंस्टीट्यूट का एंड 10 मार्क्स में पूछा था। हालांकि 2018 में पूछा था, बट अभी रिसेंटली थोड़ी बहुत अमेंडमेंट आई थी इसमें, FVC पे अमेंडमेंट आई थी, बट अभी पूछा नहीं है उसके बाद। खैर कोई मेजर अमेंडमेंट भी नहीं थी, तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, ठीक है। ये मई 2018 का है बेटा, ये मई 2018 का पेपर है, जिसमें आपका ये है क्वेश्चन नंबर 2। तो आप मई 2018 में जाके आप आंसर को भी चेक कर लेना एंड ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है ना यार। चलो ना हम अपने वापस फिर से आते हैं अपने वॉल्यूम 2 पे। चलो तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट यहाँ तक कर लिया था, है ना। वैल्यूएशन ऑफिसर का कहानी कर लिया था हम लोगों ने। ना कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के रिगार्डिंग मैं ऑलरेडी आप लोगों को डिस्कस कर चुकी हूँ कि कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट के रिस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, बता चुकी हूँ मैं आप लोगों को कि अगर 1/4/2001 के पहले की इंप्रूवमेंट होती है तो उसको कंसिडर नहीं करते हैं, और 1/4/2001 के बाद की होती है इंप्रूवमेंट तो उसको हम लोग कंसिडर करते हैं। एंड इसके अलावा और क्या चीज़ है इसमें, यहाँ पे कुछ बातें, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट इन डिफरेंट केसेज डिटरमाइन इन द मैनर गिवन बिलो। इफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड बिफोर 1/4/2001 इट विल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। इफ एक्सपेंडिचर इज इनकर्ड फ्रॉम 1/4/2001 एक्चुअल एक्सपेंडिचर इनकर्ड शैल बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। एंड इन केस ऑफ इंटैंजिबल एसेट कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट शैल बी निल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम गुडविल को बेच रहे हैं तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होएगी, गुडविल के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल है। अगर एग्जाम में आ गया, देखो ये बड़ी छोटी छोटी बातें जिनको बच्चा फोकस करके नहीं जाता है और क्वेश्चन आपको यहाँ से पूछ लेते हैं, तो ये बात को आपको ध्यान में रखना है कि अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल आपका जो गुडविल है, तो गुडविल के केस में कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल होएगा, यानी कि जितने में गुडविल बेचोगे पूरा का पूरा आपका क्या हो जाएगा, कैपिटल गेन ही हो जाएगा, ठीक है। इसके अलावा राइट टू मैन्युफैक्चर, प्रोड्यूस और प्रोसेस ऑफ एनी आर्टिकल, पेटेंट वगैरह अगर हम किसी को देते हैं तो वहाँ पे भी आपका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निल ही हो जाएगा। हाँ कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट, ठीक है। एंड राइट टू कैरी ऑन एनी बिजनेस और प्रोफेशन और एनी अदर राइट, फ्रेंचाइजी वगैरह के लिए कॉस्ट ऑफ इम्प्रूवमेंट भी आपका मिल हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं करते हो, ये तो हेड ऑफिस करता है। समझता ध्यान से, क्लियर। पढ़ो आगे। अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन के रिस्पेक्ट में भी आप लोगों को बता चुकी हूँ, आ जाओ देख लो यार ध्यान से। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 1/4/2001 के पहले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को हम लोग कंसिडर नहीं करते हैं, बता चुकी हूँ। अच्छा, if the asset is acquired before 1/4/2001 cost of acquisition shall be the expenditure incurred by the SSC for acquiring the asset or its fair market value on 1/4/2001 whichever is higher। आ गया समझ में ना। 1/4/2001 के पहले की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कैसे निकालेंगे, तो कॉस्ट इनकर्ड और वैल्यू ऑन 1/4/2001 whichever is higher ना, यही तो बताया था पहली क्लास में, बताया था ये वाली बात। सेकेंड क्या, अब यहाँ पे देखो, however in case of land and building or both the fair market value of such asset on the last day of April 2001 shall not exceed the stamp duty value or wherever available of such asset as on the first day of April। ये बस ये कह रहे हैं लैंड एंड बिल्डिंग के केस में क्या होएगा, जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होएगी। तो अब यहाँ पे देखो, अगर कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन निकालनी है हमारे को लैंड एंड बिल्डिंग की, तो ये सिचुएशन में कह रहे हैं कॉस्ट इनकर्ड, ये कौन सी कॉस्ट इनकर्ड है, और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर। देखो इन जनरल बाकी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, कॉस्ट इनकर्ड और वैल्यू ऑन 1/4/2001 विच एवर इज हायर, बट ये कह रहे हैं कि ठीक है विच एवर इज हायर लेंगे,
लेकिन जो हायर का अमाउंट है ना, ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं करने वाला। समझता ध्यान से? तो ये जो हायर अमाउंट है ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से एक्सीड नहीं करने वाला। क्लियर आप लोगों को ये बात को? यानी कि जो हायर अमाउंट है वो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ओवररूल नहीं करेगा। ठीक है, चलो। एंड इसके अलावा इंटैंजिबल के लिए वापस फिर से वही बात है कि इंटैंजिबल के लिए हम कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को कंसिडर नहीं करेंगे। कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन रिलेशन टू कैपिटल एसेट बीइंग गुडविल of a business or profession or a trademark brand name associated with a business or profession or a right to manufacture, produce or process any article or thing। तो ये केस में टेनेंसी राइट फलाना ढिमकाना के लिए कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ सच एसेट बाय द एसएससी बाय परचेज मींस द अमाउंट परचेज प्राइस विद द एसेट वाज परचेज बिफोर 1/4/2001 और आफ्टर। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर आपकी खुद की गुडविल क्रिएट की हुई है और अगर आप उसको बेच रहे हो तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन नील होगी क्योंकि उसके लिए आपने खर्च नहीं किया है। बट अगर आप किसी और की गुडविल परचेज करते हो तो ये सब और उसके लिए आपकी कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जितना आपने परचेजिंग वैल्यू दी हुई है वही हो जाएगी। ठीक है ना यार? फिर से सुनो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन इन केस ऑफ गुडविल, इन केस ऑफ गुडविल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जो होगी वो नील होती है अगर आपकी खुद की क्रिएट की हुई है तो, है ना। बट अगर आपने किसी पर्सन की गुडविल परचेज करी है तो जो परचेजिंग वैल्यू आपने दी होगी वही आपकी गुडविल की कॉस्ट कहलाएगी। आई बात समझ में? इन केस ऑफ एसेट हैज बीन एक्वायर्ड थ्रू द ट्रांजेक्शन ऑफ सेक्शन 47। बताओ जल्दी से, अगर 47 में हमने कोई प्रॉपर्टी एक्वायर करी है तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन क्या होगी? हाँ, प्रीवियस ओनर की कॉस्ट होगी नालायक। सेक्शन 47 में अगर हमने किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर किया हुआ है तो प्रीवियस ओनर की कॉस्ट को ही हम अपनी कॉस्ट मानते हैं। गिफ्ट के केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेते हैं और विल और इनहेरिटेंस के केस में प्रीवियस ओनर ने जितना पे किया होता है वही हमारी कॉस्ट बन जाती है। याद कर, प्रीवियस लेक्चर में बताया आप लोगों को ना, ये फॉर्मेलिटी है, ये सब मैं बता चुकी हूँ आप लोगों को। ठीक है, इन एनी अदर केस शैल बी टेकन टू बी नील। अब कोई अदर केसेस होंगे तो उसमें नील हो जाएगी। ठीक है ना यार? चलो, इसके अलावा अब आ जाओ, अब आज की क्लास में क्या पढ़ेंगे हम लोग। तुम लोग इतना लेट क्यों आया? क्यों आया इतना लेट? हाँ, सो थोड़ा ज़्यादा देर गए। चलो, अभी यहाँ पे देखो जरा ध्यान से, यहाँ मत देखो, सेक्शन 54 पे आओ। ये दो सेक्शन पे हैशटैग लगाएंगे, सबसे लास्ट में पढ़ाऊंगी यार, भाई याद है। चलो आज की क्लास में कुछ अच्छा है और इम्पोर्टेंट स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 54 की हम लोग बात करने के लिए जा रहे हैं। सेक्शन 54 क्या है जरा देखो ध्यान से। ओके, सेक्शन 54 है। अब ये 54 से यहाँ पे एग्जाम्पल स्टार्ट हो रही है कैपिटल गेन चैप्टर में। अगर आपने किसी भी ये चैप्टर के अंतर्गत अगर आपने कैपिटल गेन कमाया है और जो सेक्शन 54 की लिस्ट है, ये 54 के अंतर्गत बताए गए ट्रांजेक्शन में अगर आपने इन पैसों को इन्वेस्ट किया हुआ, अपने पैसों को इन्वेस्ट कर दिया, तो जितना भी कैपिटल गेन आया है सारा का सारा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। मान लो फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जाम्पल बता रही हूँ, देखो क्या कहते हैं। मान लो मैंने ये चैप्टर में कैपिटल गेन कमाया। अब यार ये कैपिटल गेन कमाया तो मुझे तो टैक्स लग जाएगा। तो सरकार कहती है सुनो एसएससी, अगर तुम सेक्शन 54 में प्रिस्क्राइब जो ट्रांजेक्शन है, अगर इन ट्रांजेक्शन के अंतर्गत कोई भी इन्वेस्टमेंट वगैरह करते हो, कोई ट्रांजेक्शन करते हो, तो जितना अब जितनी लिमिट होएगी तो 54 के अंतर्गत आपको क्या मिल जाएगी? एग्जेम्पशन मिल जाएगी। जो भी जिस भी सेक्शन में करोगे उस सेक्शन में जितनी लिमिट होएगी उतने तक आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने एक घर को बेचा और मुझे 2 करोड़ रुपए का कैपिटल गेन हुआ। अब अगर घर को बेचा, मेरा जो घर था वो बिक गया, 2 करोड़ रुपए का मुनाफा हो गया। अब ये मुनाफे पे मेरे को सरकार कितना टैक्स लेगी? 20% का टैक्स लेगी। अब ये मुनाफे पे सरकार मेरे को 20% का टैक्स लेने वाली है।
तो मैंने कहा यार क्या किया जाए, क्या किया जाए, कैसे इस टैक्स को बचाया जाए। तो फिर मैंने क्या किया, एक घर परचेज कर लिया जिसकी वैल्यू कितनी है, 2 करोड़ है। आपको पता है उस पर कितना टैक्स लगेगा, 0। सारा पैसा जितना भी इन्वेस्ट किया सारा का सारा टैक्स फ्री हो गया। समझता ध्यान से। तो ये केस में अभी कैपिटल, अभी सेक्शन 54 में ऐसे सीरीज ऑफ ट्रांजेक्शन है जैसे जहाँ पे आप इन्वेस्टमेंट करोगे या पैसे अपने डालोगे तो वहाँ पे आपको सारा का सारा ना टैक्स छूट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने किसी गोल्ड को बेचा एंड गोल्ड को बेचने के बाद मेरे को मान लो फॉर एग्जाम्पल से 40 लाख रुपीज़ का मेरे को कैपिटल गेन अराइज हुआ। मैं क्या करती हूँ, RECL या NHAI के बॉन्ड परचेज कर लूँ। अगर मैं ये कंपनी के बॉन्ड परचेज करती हूँ ना तो ये केस में 40 लाख रुपीज़ पूरा का पूरा बॉन्ड परचेज कर लिया, पूरा का पूरा एग्जाम। बस सिर्फ शर्त इतनी है कि 5 सालों के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन पैसों को यहाँ पे ब्लॉक करना पड़ेगा, पर टैक्स फ्री हो जाएगा यार। और तो और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पैसे भी तो बढ़ेंगे, वैल्यू एप्रिसिएशन भी तो हो रही है यार। समझता है। तो ये कहानी है। क्लियर। तो हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, 54 में पता चल रहा है आप लोगों को। 54 में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि अगर कोई पर्सन है और वो 54 के ट्रांजेक्शन में इन्वेस्ट करता है तो वहाँ पे टैक्स उसका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जितना भी अमाउंट प्रिस्क्राइब किया गया है पर्टिकुलर सेक्शन में। ठीक है। चलो तो प्यारे बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेक्शन 54। ठीक है। चलो सेक्शन 54 सबसे पहले किसको मिलेगा, इनकम टैक्स में पर्सन कितने, इनकम टैक्स में पर्सन कितने, 7% है ना। तो अभी अभी अपने को भी ये भी देखना है क्योंकि सभी के सभी सेक्शन ना सभी के सभी पर्सन के लिए नहीं होंगे, कुछ सेक्शन होंगे कुछ पर्सन के लिए, कुछ सेक्शन सभी पर्सन के लिए होंगे ना। तो सबसे पहले आपको यही जानना है, आप जब भी किसी सेक्शन को उठाएंगे तो देखेंगे ये सेक्शन में बेनिफिट किसको मिल रहा है। तो सेक्शन 54 में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल और HUF को बेनिफिट मिलेगा। तो सेक्शन 54 किसके लिए, इंडिविजुअल और HUF के लिए। ठीक है ना यार। अच्छा सेक्शन 54 कहता है कि अगर कोई SSC है और उसने कोई लैंड या बिल्डिंग बेची है, कोई बिल्डिंग बेची है या कोई लैंड अपार्टमेंट देयर टू बेचा है ना, मतलब ये हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। बेसिकली लैंड की बात नहीं करें, सिर्फ लैंड बेचोगे तो ये सेक्शन में बेनिफिट नहीं मिलने वाला। अगर आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी बेची है या हाउस प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई लैंड है उसको बेचा है तो ये सेक्शन ना इसके लिए कि मान लो सेक्शन 54 क्या कहता है, सेक्शन 54 कहता है कोई SSC है उसमें एक हाउस प्रॉपर्टी को बेचा और एक हाउस प्रॉपर्टी को परचेज किया, तभी आपको सेक्शन 54 का बेनिफिट मिलेगा। ठीक है ना यार। अब हाउस प्रॉपर्टी इंक्लूड्स लैंड अपार्टमेंट देयर टू ऑल्सो, याद आ रहा है आप लोगों को, तो वो भी हम लोग इसमें इंक्लूड करेगा। क्लियर। तो ये सेक्शन किसको मिलेगा, इंडिविजुअल एंड HUF को मिलेगा। क्या बेचेंगे, HP बेचेंगे और क्या परचेज करेंगे, HP परचेज करेंगे। क्लियर। आगे गेन कौन सा होना चाहिए, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होना चाहिए, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे नहीं मिलने वाला है। लेकिन आगे कुछ और सेक्शंस भी पढ़ेंगे जहाँ पे कुछ सेक्शंस हैं वो शॉर्ट टर्म के लिए भी हैं और कुछ सेक्शन लॉन्ग टर्म के लिए हैं, बट सेक्शन 54 ओनली फॉर लॉन्ग टर्म। ठीक है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखनी है क्योंकि आपका इंस्टीट्यूट आपके ना खाते से ना बहुत आसानी से मार्क्स निकाल सकता है। वो ना एक घर बेचेगा और घर में इन्वेस्ट करवा देगा और घर क्या होएगा, शॉर्ट टर्म होएगा। आप तुम ना घूमते रह जाओ, आखिर में मैंने क्वेश्चन तो सही किया था, मेरे को मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो ध्यान रखना ये जो सेक्शन 54 है लॉन्ग टर्म के लिए ही एप्लीकेबल है। क्लियर। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना है, इन्वेस्टमेंट आपको करना है या तो कोई घर परचेज करना है या तो कंस्ट्रक्ट करना है। मान लो आपने किसी हाउस प्रॉपर्टी को बेचा और उस हाउस प्रॉपर्टी को बेचने से आपको कोई कैपिटल गेन अराइज हुआ तो वो कैपिटल गेन को आपको फर्दर हाउस प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना है। अब हाउस प्रॉपर्टी आप परचेज कर लो या हाउस प्रॉपर्टी आप कंस्ट्रक्ट कर लो। ठीक है ना यार, उसके लिए होएगा। तो क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट द SSC हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर ट्रांसफर 2 ईयर। यहाँ पे देखो ये चीज क्या है, ये एक डेट है, ये डेट पे हाउस प्रॉपर्टी मेरी बिक गई, सेल हो गई, तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर। ये डेट को मैं ट्रांसफर करी तो मैं सेल हटा के ट्रांसफर वर्ड लिख दूं, ये ट्रांसफर लिख दिया। अब यहाँ से अगर इस डेट से 1 ईयर बिफोर और यहाँ से 2 ईयर आफ्टर मैंने कोई हाउस प्रॉपर्टी परचेज करी है तो फिर मेरे को बेनिफिट मिल जाएगा। मतलब द डेट ऑफ ट्रांसफर बिफोर 1 ईयर, अगर मैंने पहले ही कोई प्रॉपर्टी परचेज करके रखी है
मैंने कहा प्रॉपर्टी परचेज कर लेती हूँ बैंक से लोन लेके, बाद में जब ये प्रॉपर्टी बिकेगी तो हम लोन चुकता कर देंगे। मैंने अभी 6 महीने पहले एक प्रॉपर्टी परचेज करी और फिर मेरी ये वाली प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी बिक गई, तो इसका जो पैसा आएगा ऑफकोर्स कॉमन सेंस है कि हम इसमें इसका लोन रिपे कर देंगे यार, है ना। बट आप क्या करते हो वो नहीं पता। ऐसे सरकार ये कहती है कि अगर आपने ये डेट पे घर को बेचा है तो यहाँ से 1 ईयर बिफोर आपने कोई घर परचेज किया हो या द डेट ऑफ ट्रांसफर 2 ईयर आफ्टर आपने कोई घर परचेज कर लिया हो, तो जितने का भी आपने घर परचेज किया है उतने अमाउंट का आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगा। या फिर 3 ईयर आफ्टर, 3 ईयर आफ्टर क्या कर लिया हो, 3 ईयर आफ्टर आपने कंस्ट्रक्ट करवा लिया हो, अगर कंस्ट्रक्ट करवा लिया तब भी आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। आई बात समझ में। तो 1 ईयर बिफोर, 2 ईयर आफ्टर आपने परचेज कर लिया हो, या डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 ईयर आफ्टर आपने किसी घर को कंस्ट्रक्ट कर लिया हो, तो ये सिचुएशन में आपको क्या मिल जाएगा, एग्जेम्पशन मिल जाएगा। जितना अमाउंट तुमने इन्वेस्ट किया होगा उतने का एग्जेम्पशन मिल जाएगा। क्लियर आप लोगों को ये बात, पक्का। अच्छा तो देखो यहाँ से अब जरा इसको रीड करो, देखो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट द एसएससी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर द डेट ऑन विच द ट्रांसफर टुक प्लेस परचेज और हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर द डेट ऑफ कंस्ट्रक्टेड 1 रेजिडेंशियल हाउस इन इंडिया, तभी आपको ये बेनिफिट मिलेगा। अगर आउटसाइड इंडिया किया तो नहीं मिलने वाला, ठीक है। यहाँ पे एक चीज और लिख रहे हैं, देखो ध्यान से, यहाँ पे लिख रहे हैं एग्जेम्पशन ऑफ 2 हाउसेज आर अलाउड प्रोवाइडेड कैपिटल गेन इज अप टू 2 करोड़। अगर कैपिटल गेन अप टू 2 करोड़ रुपीज का है तो एग्जेम्पशन आपको 2 घरों के लिए मिल जाएगी, है ना। अभी तक सिर्फ आपको 1 घरों के लिए एग्जेम्पशन मिलती थी, अभी आपको 2 घरों के लिए मिल जाएगी, बट आपका अगर कैपिटल गेन 2 करोड़ का है तब तक, ठीक है। एंड फॉर द सच ऑप्शन इज अलाउड ओनली वंस इन अ लाइफ ऑफ द एसएससी, ठीक है ना यार। अदरवाइज सिर्फ एक ही बार आपको 2 घरों के लिए एग्जेम्पशन मिलेगी, उसके बाद आपको 2 घरों के लिए एग्जेम्पशन नहीं मिलने वाली है। एंड यहाँ पे एक और अमेंडमेंट है, और तो और मैं इसी पे क्वेश्चन करवाने जा रही हूँ आप लोगों को, ये अमेंडमेंट है। एंड इस बार की आपकी आरटीपी में अभी जो आपकी कौन सा अटेम्प्ट देने जा रहे हो, ये कौन सा महीना चल रहा है, मई अटेम्प्ट आप लोग देने जा रहे हो, जो भी देने जा रहे हैं उन्होंने आरटीपी का क्वेश्चन किया होगा, है ना। तो ये इस पे ना एक आरटीपी पे आपके क्वेश्चन बेस्ड है, जरा देखेंगे ध्यान से क्या है। Where the cost of new asset exceeds 10 crore rupee, where the cost of new asset exceeds 10 crore rupee, the amount exceeding 10 crore rupee shall not be taken into account। यानी कि अगर यहाँ पे मतलब अभी तक ना लिमिट कोई भी नहीं थी, बट अभी लिमिट कितनी है, 10 करोड़ की है, 10 करोड़ की एग्जेम्पशन मिलने वाली है। आई बात समझ में। अभी तक यहाँ पे कोई लिमिट नहीं हुआ करती थी कि एक घर के लिए आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलने वाली है, बट अभी यहाँ पे लिमिट इन्होंने कर दी है कि वे द कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्सीड्स 10 करोड़ रुपी, द अमाउंट एक्सीडिंग 10 करोड़ रुपीज शैल नॉट बी टेकन इनटू कंसिडरेशन। यानी आपको कितनी एग्जेम्पशन मिलने वाली है, 10 करोड़ की एग्जेम्पशन मिलने वाली है। आई बात समझ में। 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं मिलने वाला। अमाउंट ऑफ एग्जेम्पशन शैल बी अलाउड टू बी द एक्सटेंट ऑफ द इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट करोगे उतना, बट 10 करोड़ से ज़्यादा का नहीं मिलने वाला, ठीक है। इसके अलावा कह रहे हैं विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, आपको जो घर आपने परचेज किया है वो घर को, जो नया घर आपने परचेज किया है वो नए घर को आपको एटलीस्ट 3 साल तक अपने पास क्या करना है, होल्ड करना है। अगर आपने 3 साल तक उस घर को होल्ड नहीं किया तो ये केस में आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, ठीक है ना यार। जिस साल आप घर बेचोगे उसी साल आपकी एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। एग्जेम्पशन विड्रॉ होने का मतलब क्या है, फॉर एग्जाम्पल 23-24 में मैंने एक घर बेचा, नया घर परचेज कर लिया, जितने का घर परचेज किया उतने की एग्जेम्पशन मिल गई। फॉर एग्जाम्पल 2 करोड़ का घर परचेज किया, 2 करोड़ का घर बेचा, मतलब गेन आया 2 करोड़ का, 1 करोड़ का घर परचेज कर लिया, तो 1 करोड़ की क्या मिल गई, एग्जेम्पशन मिल गई 23-24 में। एंड 24-25 में उसको बेच दिया, तो जो एग्जेम्पशन मिली थी 1 करोड़ रुपए की, वो 1 करोड़ पर टैक्स कब लगेगा, 24-25 में लग जाएगा। आई बात समझ में, तो ध्यान रखना इस बात को। तो 3 साल तक आपको घर को होल्ड करना पड़ेगा। आप देखो यार यहाँ पे मान लो फॉर एग्जाम्पल फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, मान लो फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपने किसी घर को बेचा, पहले परचेज नहीं किया है, आप पैसे आए, आप परचेज करना है। अब यार ऐसा है कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 में आपको घर परचेज करना है, तो सरकार क्या कहती है, एक काम करो एसएससी, कहीं तुमने उटपटांग जगह पे पैसे खर्च कर दिए तो एक काम करो, तुम 23-24 फाइनेंशियल ईयर में तुमने घर को सेल किया और तुम्हारे को कैपिटल गेन अराइज हुआ, तो आप 24-25 में रिटर्न भी तो फाइल करोगे इस पे, फाइनेंशियल ईयर 24-25 में तो रिटर्न फाइल करोगे। तो फाइनेंशियल ईयर 24-25 में आओ और आके हमें रिटर्न फाइल करो। अच्छा रिटर्न फाइल करोगे तो अगर तुमने 31 मार्च से लेके 31 जुलाई तक, मैं मान लो अज्यूम कर लेती हूँ 31 जुलाई को रिटर्न फाइल करना है, 31 जुलाई तक अगर तुमने कोई घर परचेज नहीं किया तो एक काम करो, ये जो कैपिटल गेन का अमाउंट है इसको आप जमा कर दो
कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम करके एक स्कीम सरकार चलाती है, ये स्कीम में जमा कर दो, और जब जमा करोगे तो एक रिसिप्ट मिलेगी कि आपने ये पैसा स्कीम में जमा किया है, और ये अपने रिटर्न के साथ क्या कर दो, अटैच कर दो। आई बात समझ में? और क्योंकि देखो तुम्हें एग्जाम्शन देनी है, तो एक काम करो, अब तुमने परचेज तो किया नहीं है, अब पता नहीं तुम इस साल परचेज करोगे कि नहीं करोगे, कंस्ट्रक्ट करोगे कि नहीं करोगे, तो फिर ये सिचुएशन में आप एक काम करो, ये सारा का सारा पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो और आप एग्जाम्शन को क्लेम कर लो। जब आपको परचेज करना होगा, जब आपको कंस्ट्रक्ट करना होगा, तब आप इस अकाउंट स्कीम से पैसा निकाल के कर लेना, ठीक है। एंड जो टाइम, जो क्राइटेरिया बताया गया है कि 2 ईयर आफ्टर आपको परचेज करना है या 3 ईयर आफ्टर आपको कंस्ट्रक्ट करना है, तो वो टाइम पीरियड में आप ये पैसा यूटिलाइज भी कर लो। अगर आपने वो टाइम पीरियड में कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में रखा पैसा यूटिलाइज नहीं किया, तो पूरा अमाउंट माना जाएगा कैपिटल, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है, और उस पर टैक्स लगा दिया जाएगा। आई बात समझ में? तो सरकार कहती है एसएससी, अगर जिस ईयर में, जिस फाइनेंशियल ईयर में तुमने गेन को कमाया और वो फाइनेंशियल ईयर में तुमने पैसों को इन्वेस्ट नहीं किया, लेकिन तुम एग्जाम्शन लेना चाहते हो, तो ये केस में आप वो पैसा कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में जमा कर दो और एग्जाम्शन क्लेम कर लो, और बताए गए क्राइटेरिया के अनुसार आप उस पर घर परचेज कर लेना या कंस्ट्रक्ट करवा लेना। आई बात समझ में? और अगर 3 साल तक उसको यूटिलाइज नहीं किया, तो फिर वो पैसा क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। कौन से गेन को समझ के? लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को समझ के। समझता ध्यान से? चलो मैम बोलो बेटा। मैम ये क्या लिख रखा है 54H? देखो कभी कभी ऐसा होता है ना कि सरकार ने किसी व्यक्ति विशेष का घर कंपलसरी एक्वायर कर लिया, तो अगर सरकार ने कंपलसरी एक्विजिशन किया हुआ है, तो ये केस में कैपिटल गेन, भाई ये केस में हम क्या करेंगे? तो देखो, अब मान लो फॉर एग्जांपल किसी पर्सन का जो घर है वो सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 23-24 में एक्वायर कर लिया, लेकिन पैसा दिया उसको ना 27-28 में। अब यार अगर 27-28 में पैसा दिया है, तो वो जो 3 साल और 2 साल का जो क्राइटेरिया है वो तो फिर गड़बड़ हो गया ना, फुलफिल नहीं हुआ। तो अगर सरकार ने कंपलसरी एक्विजिशन किया है, तो डेट ऑफ ट्रांसफर ना लेके डेट ऑफ पेमेंट लेंगे। तो एज पर सेक्शन 54H यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ पे हमने ये 3 साल और 2 साल का टाइम पीरियड कहाँ से लिया था? डेट ऑफ ट्रांसफर से लिया था, लेकिन अगर सरकार ने कंपलसरी एक्विजिशन किया है तो डेट ऑफ पेमेंट लेंगे। आई बस समझ में? सरकार ने अगर 27-28 में पेमेंट करी, 27-28 से यहाँ पे 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर, या फिर 3 ईयर आफ्टर आप कंस्ट्रक्ट कर लो। यहाँ पे परचेज का है, यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का है। आई बात समझ में? बोल भाई, क्लियर? चलो एक क्वेश्चन करोगे, इलस्ट्रेशन 21। चलो इलस्ट्रेशन 21, मिस्टर एक्स परचेज 1 रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1/7/2001 फॉर ₹2 लाख एंड इट वॉज सोल्ड बाय हिम 1/7/2023। ठीक है, 100 लाख रुपीज़। तो अपने को एफवीसी मिल गए, अपने को जो चाहिए वो मिल गया, और जिंदगी में कुछ नहीं चाहिए, अपने को एफवीसी चाहिए खाली। क्यों चिराग? उठो जरा, जागो, सुबह हो गई बेटा। हाँ, क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो? आज तो जल्दी जल्दी में नहा भी नहीं पाए, नहा के आए हो? हाँ, टाइम से उठ गए थे लेकिन आलस में पड़ गए, वो 5 मिनट वाले आलस में पड़ गए होगे। फिर ये हुआ होगा अलार्म बजा होगा, 6:30 उठे होगे, फिर तुमने कहा होगा यार 5 मिनट और सो लेते हैं, फिर 7:30 पे उठे सीधे। आ जाओ यार, ये कितना है यार? 2 लाख कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। बोलना भाई, बोलो। 2 लाख बेटा कौन से ईयर में ट्रांसफर कर रहे हैं? ये कितना होएगा? हैं? ए तुम भी सो रहा है क्या? कितना आया? 6,90,000। बहुत कम आया है। कितना आया यार ये? हम एक बार चेक कर लें, बच्ची कह रही है कि 2022 में ट्रांसफर हुआ है। मार दूंगी मुक्का। ये सब सो रहा है, तुम भी सो रहा है? तो सही तो कर रहा था। ये कितना 93 लाख?
यही आया है, अटपटा लग रहा है थोड़ा सा। अच्छा, कितने का घर नया परचेज किया? यहाँ पे देखो, टूला ही सोल्ड दिस हाउस प्रॉपर्टी, एक साथ 25, ओ 23-24 में घर को बेचा है और 24-25 में घर परचेज कर लिया और 25-26 में घर को बेच दिया। ये आदमी पागल हो रखा है, पागल हो रखा है, पागल हो रखा है। चलो हमें क्या करना, हमें तो ऐसे ही पागलों का ट्रीटमेंट करना है ना। तो लेस करना है कितने की और प्रॉपर्टी परचेज की? 20 लाख। 20 लाख की क्या मिल जाएगी? एग्जाम्पशन मिल जाएगी। क्यों बेटा, पक्का? कितना आया यार? ये अमाउंट टैक्सेबल हो जाएगा और ये अमाउंट क्या हो गया अपना? एग्जाम्पशन मिल गई। तो 23-24-25 में तो सॉरी, हाँ ठीक है, 23-24 में तो एग्जाम्पशन क्लेम कर लिया, लेकिन 3 साल होल्ड कहाँ किया, कब बेच दिया? 24-25 में, 25-26 में बेचा है, एक साथ को बेचा है, नहीं एक साथ 25 को, तो 25-26 में बेच दिया। तो 25-26 में ट्रीटमेंट क्या करेंगे देखो, तो हम आ गए फाइनेंशियल ईयर 25-26 में। तो ये घर कितने का बेच दिया? 22 लाख में। 2 लाख रुपए के लिए टैक्सेबिलिटी करा दी, जितने का बेचा नहीं उतने का टैक्स देना पड़ जाएगा अब इसको, है ना? एग्जाम्पशन कैंसिल हो जाएगी। तो ये 22 लाख रुपए, अब देखो एग्जाम्पशन कैंसिल कैसे करते हैं। 22 लाख है, अब इससे लेस करेंगे क्या? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन। इंडेक्स नहीं करेंगे क्योंकि अभी 24 महीने नहीं हुए। तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, अब कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? 20 लाख रुपीज है, बट पहले तो वो 20 लाख रुपीज जो एग्जाम्पशन ऊपर दिए थे वो भी तो विड्रॉ करेंगे। तो 20 लाख माइनस 20 लाख करो पहले तो ये जीरो हो गया, तो यार जीरो ही तो आएगा। बताओ कितना आएगा? समझता क्या किया मैंने? नहीं समझा। 2 मिनट क्या हुआ, समझ नहीं आया। सुनो मैंने क्या किया, मैंने घर को बेचा 22 लाख में, इसकी एक्विजिशन कितनी है? 20 लाख ना, 22 में बेचा, 20 लाख रुपीज की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। अब ये कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन को लेस करना पड़ता है एफवीसी से, बट ये जो 20 लाख रुपए की तुमने ऊपर एग्जाम्पशन ली थी इसको विड्रॉ भी तो करेगा। कितना लेस कराएगा? 20 लाख की एग्जाम्पशन, तो 20 में से 20 माइनस कर दिया, तो कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी? जीरो। तो अल्टीमेटली पूरा ही टैक्सेबल। भाई 2 लाख रुपए तुम्हारा मुनाफा वैसे टैक्सेबल होता है, और 20 लाख रुपए पिछले साल का वो भी टैक्सेबल हो जाएगा। तो इसको ऐसे शो करते हैं। नहीं समझा? बताओ कितनों को नहीं समझा? आप चाहो माता रानी माफ ना करे, झूठ ना बोला। सब स्मार्ट है यार, सब मुझ पे गए हो यार। नहीं ऐसे बोलो ना यार। 22, चलो फटाक से करके दिखाओ। आंसर नहीं देखेगा प्यारा बच्चा, आंसर नहीं देखेगा। इतना सारा बॉटल किसका है? भाई रे भाई, वो दुकान लगा दी तुम लोगों ने यार। अब इसको बेचेगा तो 2,000-6,000 तो मिलेगा ही मिलेगा। क्यों? बेटा चैटिंग मत करो, तमीज। दिख रहा है तुम चैटिंग कर रहा है। कितने बजे सो के उठे? 7 बजे उठे और सीधे भागे ऐसे हैं? बुक कहाँ है तुम्हारी? क्यों नहीं लाई? अपना बोझ नहीं उठा पा रही है ये, कैसे दुनिया का बोझ उठाएगी? भाई तू रेगुलर क्यों नहीं है? एग्जाम चालू हो गए? तुम तो तब से रेगुलर नहीं, जब से तुमने ज्वाइन किया यार, रेगुलर नहीं आ रहा है तू भाई। तेरे साथ वाला कहाँ है? क्या है? आओ यहाँ पूछो। हाँ हाँ, मतलब नहीं, अगर आपने 2 ईयर में कर दिया ना, जिस साल में कैपिटल गेन राइज हो उसी साल में माना जाएगा। हाँ
वो तो सेम में कर लिया ना यार, उसी में कर लिया, रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले कर लिया था। हम्म, तो सेम 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 ईयर टैक्स बिल, यस यस यस, सेम ईयर टैक्स बिल, यस। वेटेज मत देखो, 8 नंबर का तो आएगा ही आएगा, और क्या। अब वो एमओ एंड एओ वो लड़की छोड़ के गई है। चलो, ये कर लिया, किया क्या? हाँ, एग्जामिशन मिलेगी। अच्छा देखते हैं क्या हुआ है। मिस्टर एक्स परचेज वन रेजिडेंशियल हाउस ऑन 1/4/2002, 5 लाख, एंड दिस हाउस वॉज एक्वायर्ड कंपल्सरली बाय द गवर्नमेंट ऑन 1/10/2013। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया 1/10/2013 में। कैपिटल गेन कब निकाला तुमने? डेट ऑफ पेमेंट पे निकाला। अरे बुद्धू लाल, जिस दिन कंपल्सरी एक्विजिशन किया है कैपिटल गेन उसी दिन होएगा कंप्यूट। 2013 में कंप्यूट किया ना। कैपिटल गेन कब निकाला है? 2013-14 में निकाला है या डेट ऑफ पेमेंट पे निकाला है? जिस दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंपल्सरी एक्वायर करेगी उसी दिन तो निकालोगे ना बेटा। पहले इसको इसके मुंह पे ठंडा पानी खींच के मारो। तो 13-14 में गवर्नमेंट ने एक्वायर किया, 13-14 में निकलेगा कैपिटल गेन, है ना। एंड 50 लाख एंड वॉज फिक्स बाय द गवर्नमेंट बट द अमाउंट वॉज पेड बाय द गवर्नमेंट 1/3/2024। गवर्नमेंट ने अमाउंट कब पे किया? 24 में पे किया, 23-24 में पे किया। तो कैपिटल गेन निकालेगा 13-14 में।
और टैक्सेबिलिटी कब होगी? 23-24 में होगी, है ना। एंड द एसएससी हैज परचेज्ड वन रेजिडेंशियल हाउस 1/1/24 2 लाख एंड अ हाउस वाज सोल्ड, अगले साल बेच दिया तो अगले साल एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, अगले साल, है ना बेटा, अगले साल एग्जाम्पशन विड्रॉ होगी। नहीं समझता है? आओ हम समझाता है। तुम लोग नन्ना बच्चे, बहुत मासूम है यार तुम लोग, यार बहुत मासूम है यार। चलो इसी बात पे एफबीसी बताओ कितनी आई? कौन से ईयर में? फाइनेंशियल ईयर 13-14 में निकाल रहे हैं ना बेटा? बेटा बेटा लाल, ओ बेटा लाल, कौन से ईयर में निकाल रहे हैं? 13-14 में निकाल रहे हैं ना। तो एफबीसी आ गई 50 लाख रुपीस की, लेस कर दो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितने में परचेज किया था? 2002 में है मुझे दो और 2002-3, 2 और 3 का ये आया 13-14 का, बताओ कितना आएगा? 200 और डिवाइड बाई कितना आया? और तो कुछ है नहीं इसमें, कितना आएगा? 39 लाख, ठीक। अब इसमें से 54 का मिल जाएगा एग्जाम्पशन, कितना मिलेगा? कितना आया? ये टैक्स हो जाएगा। आप 24 कौन से ईयर? 24-25 है, 25-26 है? नहीं, सेम ईयर मिल जाएगा। यहाँ देखो यार, 2 लाख का इसी साल के लिए, कौन असेसमेंट ईयर के लिए, किसके लिए कर रहे हैं? 24-25 के लिए। बेटा देखो, रिटर्न फाइलिंग की डेट से पहले पहले कर लिया तो भी ठीक है, अगर नहीं किया तो कैपिटल गेन अकाउंट, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कैपिटल गेन अकाउंट इसके पैसा डिपॉजिट किया होगा। रिटर्न फाइलिंग की डेट के अगर बियॉन्ड तुमने, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक अगर तुमने कैपिटल गेन अकाउंट इसके में पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो हम पूरा टैक्सेबल ही करवा देंगे। तो इसका मतलब है रिटर्न फाइलिंग की डेट के बाद घर परचेज किया ना, तो कॉमन सेंस है कि कैपिटल गेन अकाउंट इसके में पैसा डिपॉजिट किया होएगा, और अगर कैपिटल गेन अकाउंट इसके में पैसा डिपॉजिट किया होएगा तो हम एग्जाम दिला देंगे सेम ईयर में। वही सिंपल एक अजम्पशन चल रही है आपके साथ साथ, ठीक है। 24-25 फाइनेंशियल ईयर कर लो या फिर 25-26 असेसमेंट ईयर कर लो, क्या फर्क पड़ता है उससे, ठीक है। 24-25 में इसने घर को बेच दिया, कितने में बेचा? लेस कर दो इससे कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, कितनी है? 2 लाख। लेकिन पहले एग्जाम्पशन विड्रॉ करो तो कितनी आएगी? 2 लाख। तो यहाँ पे कितना है? 0। कितना टैक्सेबल? समझता है? ऐसे कर, क्लियर। देखो ऐसा होता ना, अगर तुमने फाइनेंशियल ईयर 23-24 हमारे लिए इसमें चल रहा है, फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो रिटर्न है ये हम असेसमेंट ईयर यानी फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर को बोलते हैं असेसमेंट ईयर। तो फॉलोइंग फाइनेंशियल ईयर में 24-25 में हम इसको जमा करेंगे, रिटर्न रिटर्न फाइल करेंगे। अब अगर रिटर्न की फाइल तक, रिटर्न की डेट तक अगर तुमने घर परचेज कर लिया बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं परचेज किया तो कैपिटल गेन अकाउंट इसके में पैसा डिपॉजिट कर दो। अगर रिटर्न फाइलिंग की डेट तक कैपिटल गेन अकाउंट इसके में पैसा डिपॉजिट नहीं किया तो एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली है, समझता है। तो यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट इसके में पैसा चला गया, आई कहानी समझ में। तो ये बार बार लिख नहीं रहे हैं लेकिन आपको ये अज्यूम करना है। ये बार का आरटीपी करे क्या? चलो नन्हे बच्चे करके दिखाएंगे कि मैं करूं? कौन करेगा? तुम करोगे? अरे नहीं, कर नहीं पाओगे यार लग रहा है। अरे माम ट्राई तो करने दोगे यार, पहले ही बोल दे। नहीं बेटा ऐसा नहीं है यार, ऐसा नहीं बोलते हम। अरे ग्रुप 1 का तो हमें चाहिए टैक्सेशन का, है ना। टैक्सेशन, टैक्सेशन में आते हैं हम लोग किस पे? कैपिटल गेन पे। बेटा सूर्यांश क्या कर रहा है घर पे? सो रहा है? जग गया था? क्वेश्चन में 11 है शायद ऊपर।
चलो एक बार रीड करो फटाक से। पढ़ लिया? Mr. Rajkumar bought a residential house for rupees 5 crore in March 2016. He entered into an agreement for sale of the said residential house with Miss Nikita in July 2023 for rupees 17 crore. तो FVC आ गई 17 करोड़ की. The sale proceeds were to be made in the following manner. उससे कोई फर्क नहीं पड़ता. Miss Nikita was handed over the possession of the property on 10/11/2023 and the registration process was completed on 5/2/2024. ठीक है. She paid the sale proceed as per the sale agreement. ठीक है. Value of the property for the stamp duty in July 2023 was ₹19 crore. अब यार ऊपर बेचा कितने में? 17 करोड़ में. और एफवीसी कितनी है यार? एसडीवी 19 करोड़. तो एफवीसी और एसडीवी विच एवर इज हायर लेते हैं ना, तो यार अब 17 नहीं होएगा, अब 19 हो जाएगा. Subsequently, the stamp duty valuation authority had revised the value, hence the value of the property for the stamp duty purpose was 20 करोड़. तो 20 करोड़ आई, तो फिर विच एवर इज लोअर ही लेते हैं, तो 19 ही लेंगे. मिस्टर राजकुमार पेड 1% ऑफ ब्रोकरेज ऑन सेल कंसिडरेशन. ब्रोकरेज देखो, हमारी जो एफवीसी आएगी वो तो 19 करोड़ आएगी. 17 और 19 विच एवर इज हायर एंड 19 और 20 विच एवर इज लोअर. ठीक है. तो एफवीसी तो हमारी 19 करोड़ आ जाएगी. बट ये जो 1% का ब्रोकरेज है ना, ये हम हमेशा सेल पे निकालते हैं. तो ये 19 पे ना निकाल के किस पे निकालेंगे? 17 पे निकालेंगे, क्योंकि अब बिका तो 17 पे, तो हम 17 लेंगे. डिपार्टमेंट कह रहा है हम 19 पे स्टैम्प ड्यूटी ले लेंगे. 17 करोड़. ठीक है. ऑन 5/2/2024 मिस्टर राजकुमार पेड 1% एज अ ब्रोकरेज और सेल कंसिडरेशन. सब्सिक्वेंट टू सेल ही परचेज अनदर रेजिडेंशियल हाउस फॉर ₹13 करोड़. तो मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि 54 में मैक्सिमम एग्जाम्पशन कितनी मिलेगी? 10 करोड़ तक की मिलेगी. ठीक है. तो जितना भी कैपिटल गेन आएगा आपको 10 करोड़ रुपए तक की एग्जाम्पशन मिल जाएगी. बट अब देखना पड़ेगा कितना कैपिटल गेन आ रहा है. नाउ यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट द कैपिटल गेन चार्जेबल टू टैक्स इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर राजकुमार इन 24-25. एंड व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इफ एनी असेसमेंट इन असेसमेंट 25-26 इफ मिस्टर राजकुमार ट्रांसफर द न्यू रेजिडेंशियल हाउस इन December 24 फॉर ₹15 करोड़. ठीक है. तो बाद में ये भी निकाल देंगे यार. चलो पहले एक करके निकालते हैं यार, है ना. तो अपने को एफवीसी कितनी आएगी, तो हम पूरा ट्रीटमेंट करेंगे. तो आप अब ये मान लो फॉर एग्जांपल, अब ये क्वेश्चन पूछेंगे तो कम से कम 6 नंबर से कम का नहीं आने वाला है ना. तो एफवीसी आ गई अपने को. एफवीसी निकालने के लिए यहाँ पे दे रखा है फेयर मार्केट वैल्यू, यानी सेल वैल्यू दे रखी है. तो सेल वैल्यू दे रखी है 17 करोड़. और पूरा ऐसे लिख दो यार, 17 करोड़, या ऐसे लिखो यार, ज़्यादा सही है. और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कितनी है बेटा? 19 करोड़. और वैल्यूएशन ऑफिसर ने कितना किया हुआ है? 20 करोड़. तो विच एवर इज 19 करोड़ आ गया, और विच एवर इज लोअर कितना आ गया? 19 करोड़ आ गया. ये कौन से सेक्शन के अंतर्गत है? सेक्शन 50C के अंतर्गत. क्लियर आप लोगों को ये बात? चलो, तो अपनी एफवीसी आ गई यहाँ पे, मैंने लिख दी 19 करोड़. ठीक है. अच्छा, लेस कर दो इससे इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, और लेस कर दो इससे सेलिंग एक्सपेंसेस. ठीक है. तो यहाँ पे लेस थोड़ा स्पेस ले लेती हूँ. सेलिंग एक्सपेंसेस, या सेलिंग एक्सपेंसेस 17 करोड़ का 1% निकालो, कितना आएगा? अरे वैसे बता दो, पॉइंट में बता दो यार. 17 का 1% ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 0.17 करोड़. आई बात समझ में? ठीक है, ये आ गया. अच्छा, तो ये लेस हो जाएगा. एंड कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी, जल्दी से बताओ, क्वेश्चन देखना पड़ेगा ना.
अरे यार वो कहाँ चला गया, क्वेश्चन कहाँ चला गया? यहाँ पे 5 करोड़ है, 5 करोड़ 2016 में परचेज किया था, है ना? 5 करोड़ 2016 में परचेज किया था ना? 5 करोड़ इंटू 348 डिवाइड बाई 15 16 का बताओ। गुस्से में बता रही हो क्या? कितना आया? पॉइंट लगा होगा। हाँ ऐसे बताओ ना यार। 6.85 अब आपको ऐसे निकालना पड़ेगा ना, 17 करोड़ नहीं लिखा ना मैंने। अब ये आ गया, ठीक है। लिखूँ क्या 19 करोड़? ये ज़्यादा सही है ना, उसमें जीरो जीरो लगाते रहेंगे फिर हम लोग। तो ये आ गया यार। अब ये एडजस्ट को बताओ कितना आएगा? 11.9798 8, चलो राउंड ऑफ कर दो। ठीक है 9798, क्या फर्क पड़ेगा, जो भी होगा, है ना। ये आ गया अपना लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। कितने में प्रॉपर्टी में कितना इन्वेस्ट किया हुआ है? 13 करोड़ किया है। मैक्सिमम एग्जाम्पल कितने मिलने वाली है? 10 करोड़ की। कितना आएगा? 1 पॉइंट। ये आपका क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। आई कहानी समझ में? चलो आओ देखिए जरा आंसर मैच करें। ऐसे मैच करने की कोई आवश्यकता तो है नहीं। ये ना, यहाँ पे देखो। अब ये इतना बड़ा इन्होंने लिखा है, क्या मैम हमें भी लिख के आना? ऑफकोर्स आपको नोट तो लिख के आना है कि आपने ये क्यों किया है ना। तो ये 17 करोड़ में था, फिर ये इन्होंने यहाँ पे बहुत सारा दिया 50C। ये देखो 50C का जिक्र हो रहा है, 50C। और ये देखो 19 करोड़ आ गए। तो FVC कितनी आ गई इनकी? 19 करोड़ आ गई। अरे बोलना यार। हाँ 19 करोड़। और फिर से क्या लिस्ट किया है? ब्रोकरेज 0.17% की, एंड नेट सेल कंसिडरेशन जितना अपना 11.98 आया ना। 11.98 आ गया। अब इन्होंने, मेरे को लगता है कि सेलिंग एक्सपेंसेस हम बाद में लेस करेंगे, वो ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन होती है ना। तो ठीक है आप वैसे करना। यहाँ पे इन्होंने ब्रोकरेज पहले कर दिए, फिर नेट सेल कंसिडरेशन निकाला, फिर उसमें से इंडेक्सेशन लेस किया है, ठीक है ना यार। तो 11.98 आ गया। कितने की एग्जाम्शन दिलाई? 10 करोड़ की। कितना अमाउंट आया? 1.98। अब अगर ये कह रहे हैं कि मान लो फॉर एग्जाम्पल जो घर परचेज किया है 10 करोड़ का, उसको 15 में बेच दें, तो 15 में बेचोगे तो ये केस में ना पहले तो 10 करोड़ की एग्जाम्शन विड्रॉ कर लेंगे। कौन से ईयर में भेजा इन्होंने बचत के 3 साल? सब्सक्राइब परचेज कितना एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इतना इतना इतना। व्हाट वुड बी द कैपिटल गेन इफ एनी असेसमेंट है 25-26 मिस्टर राजकुमार ट्रांसफर द न्यू रेजिडेंशियल हाउस प्रॉपर्टी और 15 करोड़। तो एग्जाम्शन वो 10 करोड़ रुपए जो मिले थे ना वो भी टैक्सेबल होंगे, और वो 3 करोड़ रुपए जो मुनाफा है वो भी टैक्सेबल होगा। आई बात समझ में? तो आपके क्वेश्चन में शायद उसको विड्रॉ नहीं करवाया है, आपके क्वेश्चन में एग्जाम्शन को विड्रॉ नहीं करवाया, बट वर्किंग नोट में दिया हुआ है, ठीक है। एंड यहाँ पे देखो, अब अगर ये 10 करोड़ का घर ना आप कितने में बेच दोगे? तो 10 में से 10 तो गया। हाँ बेटा, अच्छा हाँ 13 है। तो 13 13। अब 13 में से कितने 10 निकाल के 3, 13 ये 10 गया। ये 3 करोड़ यहाँ टैक्सेबल होएगा, बट ये जो 10 करोड़ रुपए है ना, ये एग्जाम्शन विड्रॉ हो जाएगी ना। सेक्शन 54 में ये एग्जाम्शन भी विड्रॉ हो जाएगी। आई बात समझ में? तो यहाँ पे वर्किंग नोट में दिखाया नहीं है क्या? हमने कितना लिखा है? क्या कह रहे हो? अरे चाहे ऐसे कर लो चाहे वैसे करो, बात वही है ना। मैंने क्या कहा, मैं भी तो एग्जाम्शन विड्रॉ करवा रही हूँ ना, लेकिन मेरी एग्जाम्शन को विड्रॉ कराने का तरीका अलग है ना, वही तो करवा रही हूँ मैं। अरे नहीं, सुनो मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा कि आप इसको ऐसे कर लो, चलो हम जैसे कर रहे हैं वैसे करो। कॉस्ट ऑफ इक्विजिशन 13 करोड़। अब 13 में से सबसे पहले 10 की विड्रॉ कराओ। 10 की विड्रॉ कितना आएगा? 3। तो 3 लेस करो, कितना आएगा? तो ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा? ये, अच्छा ठीक यही आएगा। हाँ चल ना, यही है 1.5 इनकी ऐसी की तैसी।
ये अभी एग्जाम्शन में आप दम ना है, आगे बढ़ जाओ क्या, अभी अमेंडमेंट करके जाना यार, है ना। अभी अगर मैं तुम लोगों को 6 बजे सुबह बुलाएगी तो क्लास के लिए तुम आ जाएगा क्या, है। अभी फाउंडेशन वाला इतना एक्टिव रहता है भाई, वो लोग ना उनको 6 बजे बुलाओ 6 बजे आ जाएगा। तुमको पता है कितना पड़ता है वो, 8 बजे से लेके 2 बजे तक का क्लास चलता है फाउंडेशन का, फिर 5 बजे से लेके 8 बजे तक क्लास चल रहा है लाइव। सोच कितना पढ़ रहा है वो लोग। नया नया जो ये पता नहीं क्या होता है तुम लोग का, जबकि इंटरमीडिएट में ज्यादा पढ़ना चाहिए तुम लोगों को, तो इंटरमीडिएट में तुम लोग कम कर देता है। और फाउंडेशन में बच्चों का जोश देखने को है, क्या बढ़िया जोश है यार, इतना बढ़िया पढ़ रहे हैं यार, सुबह 8 बजे से लेके और रात को 8 बजे तक यार, हमारे साथ ही हैं यार वो। हाँ, और तुम लोग सो के नहीं उठ रहा है, तुम्हारा नींद नहीं खुल रहा है यार। अब तुम लोगों को रोज सुबह 7 बजे बुलाएगा, कम से कम इसी बहाने ना तुम लोगों का ना जो डेली रूटीन है ना वो सही होएगा, क्योंकि तुम लोग ना हॉस्टलर है। अभी तुम 10 बजे 12 बजे सो के उठता है ना। हमको तो यकीन नहीं आ रहा कि वो यहाँ बैठा हुआ है यार, हॉस्टल जितना भी होता है ना सब 12 बजे सो के उठता है, अगर क्लास ना हो तो। 54 GB आ जाओ। अब ये क्या कह रहे हैं, कैपिटल गेन ऑन ट्रांसफर ऑफ लैंड यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज, capital gain on transfer of land used for agriculture purpose not to be charged in certain cases। अब ये कह रहे हैं अगर एग्रीकल्चर लैंड को बेचा और अगर एग्रीकल्चर लैंड परचेज करी तो आपके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं लगने वाला है। अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा और एग्रीकल्चर लैंड को अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा और एग्रीकल्चर लैंड आपने क्या कह रही हूँ यार मैं, अगर आपने एग्रीकल्चर लैंड बेचा और एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया, जितने का भी आपने एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया है वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एग्जेम्प्ट हो जाएगा। सेक्शन 54 जी भी नहीं बी है, बी है, यस हाँ बी है। तुम लोगों का वो वाइब्स ना, वो हम ना जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं ना, वो इन्वायरमेंट का ना वो जो वाइब्स है ना, एनर्जी वो एक्सचेंज होता है। तो मैं बेचारी अकेली क्या करेगी यार, कितना एनर्जी पॉजिटिव एनर्जी रिफ्लेक्ट करेगी, क्यों। आ जाओ, क्या बताया बेटा मैंने, 54 बी क्या कहता है 54 बी, अगर किसी पर्सन ने एग्रीकल्चर लैंड को बेचा और एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया तो जितने का भी एग्रीकल्चर लैंड परचेज किया उतने की क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन। मैम हाँ मैम आपने तो कहा था कि एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट होती है, नहीं मैंने कहा तो रूरल एग्रीकल्चर लैंड एग्जेम्प्ट होती है ना। बट यहाँ पे फिर अगर एग्रीकल्चर लिखी हुई है तो कौन सी एग्रीकल्चर लैंड की बात करें, अर्बन की बात करें। क्या बात है, जग गए बच्चे। आ जाओ, सबसे पहले क्या देखेंगे, किसको ये सेक्शन मिलेगा। अब ये सेक्शन जो है वो इंडिविजुअल और एचयूएफ के लिए और किसी भी पर्सन को नहीं मिलने वाला। इंडिविजुअल और एचयूएफ को मिलेगा, क्या ट्रांसफर करोगे, क्या ट्रांसफर करोगे, एग्रीकल्चर लैंड, क्या ट्रांसफर करोगे, एग्रीकल्चर लैंड, और क्या परचेज करोगे, एग्रीकल्चर लैंड, ठीक है ना यार। तो क्या कहते हैं, द एसेट वॉज ट्रांसफर शुड बी लैंड which in 2 years immediately preceding the date on which the transfer took place was being used by the SSC और अ पेरेंट ऑफ हिज फॉर द एग्रीकल्चर पर्पज, ठीक है ना यार। तो अगर कृषि भूमि पे जिस दिन तुम ट्रांसफर कर रहे हो 2 ईयर बिफोर अगर उस पर एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हो रही है तभी डिपार्टमेंट मानता है कि एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है ना यार। और अगर किसी पर्सन ने एग्रीकल्चर लैंड को ट्रांसफर किया और जो भी कैपिटल गेन अमाउंट आया है अगर उसको फिर से इन्वेस्ट कर दोगे किसमें, एग्रीकल्चर में, तो क्या मिल जाएगी, एग्जेम्पशन मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन कैसा होना चाहिए, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। 54 में अभी क्या बताया था मैंने, लॉन्ग टर्म होना चाहिए, एंड यहाँ पे कौन सा हो सकता है, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म बोथ हो सकता है, बढ़िया वेरी नाइस। इन्वेस्टमेंट द एसएससी हैज विद इन अ पीरियड ऑफ 2 ईयर आफ्टर दैट डेट परचेज एनी अदर लैंड फॉर द बीइंग ऑफ एग्रीकल्चर पर्पस। तो वहाँ पे 54 में क्राइटेरिया दूसरा था, डेट ऑफ ट्रांसफर से 1 ईयर बिफोर और 2 ईयर आफ्टर हमने परचेज कर लिया हो, या फिर डेट ऑफ ट्रांसफर से 3 ईयर आफ्टर हमने कंस्ट्रक्ट कर लिया हो, तो ही हमें एग्जेम्पशन मिलने वाली है। बट यहाँ पे कह रहे हैं द डेट ऑफ ट्रांसफर, आपने 2 साल के अंदर अंदर आपने अगर कोई भी एग्रीकल्चर लैंड को परचेज कर लिया तो फिर आपको एग्जेम्पशन मिल जाएगी। आई बात समझ में, पक्का पक्का। विड्रॉल ऑफ एग्जेम्पशन, देखो यार सिंपल सी बात है, जैसे पिछले वाले में आपको बताया था कि आपकी जो एग्जेम्पशन है आपको वो एग्जेम्पशन कब तक मिलने वाली है, 3 साल तक अगर आपने घर को होल्ड किया तभी तो एग्जेम्पशन मिलेगी।
अदरवाइज एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी। एंड द सेम प्रोविजन यहाँ पे भी है, आपको जो एग्रीकल्चर लैंड आपने परचेज करी है वो एग्रीकल्चर लैंड को आपको 3 साल के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और अगर आपने वो एग्रीकल्चर लैंड को 3 साल के लिए होल्ड नहीं किया और बीच में ही बेच दिया तो एग्जेम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, जैसे बताया था मैंने। क्लियर? क्या कहा बेटा हमने? चिराग, चिराग बताएगा पूरा प्रोविजन। हाँ आओ जनता को बताओगे यार जरा, सेक्शन 54B जनता को बताओगे? आओ। हाँ ठीक है, कौन सी एसएससी को मिलेगी? कौन सी एसएससी को मिल रही है? और कौन सा गेन होना चाहिए? लॉन्ग टर्म होना चाहिए, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों होना चाहिए। चलो विड्रॉल ऑफ एग्जाम्पशन यहाँ पे हो जाएगी। कैपिटल गेन स्कीम का कॉन्सेप्ट आज इट इज एप्लीकेबल है। फाइनेंशियल ईयर 23-24 में कैपिटल गेन अराइज किया, सेम ईयर में अगर आपने लैंड को परचेज नहीं किया है तो कोई दिक्कत की बात नहीं, रिटर्न फाइलिंग की डेट तक आप ये पैसे को कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में डिपॉजिट कर दो और अटैच कर दो इसकी रिसिट अपने रिटर्न के साथ, तो आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ रिटर्न फाइलिंग की डेट तक, हाँ वहां तक आपको टाइम मिल रहा है, वहां तक रोटेट कर पाओ तो रोटेट कर लो पैसा। एंड अगर एग्रीकल्चर लैंड, तब तो आप लोगों को पता है कि ये क्या हो जाती है, एग्जेम्प्ट हो जाती है बच्चा, है ना। रूरल एग्रीकल्चर लैंड तो एग्जेम्प्ट हो जाती है। ठीक है, चलो प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन मैं कराऊंगी, इलस्ट्रेशन 26। चलो, मिस्टर एक्स परचेज एग्रीकल्चर लैंड इन अर्बन एरिया ऑन 1/10/2002 for rupees 3 lakh and it was being used for agriculture purpose by him. It was sold on 1/1/2024। कौन से ईयर में बिकी? 23-24 में, for rupees 50 लाख। तो एफवीसी कितनी आ गई? कौन से ईयर के लिए? 23-24 के लिए आ गई है ना। और इससे क्या लेस कर देंगे? कितनी है कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन? हाँ अभी तुम लोगों को दिखता है कि नहीं दिखता है? कितना है? 3 लाख है। और क्या, मैं तो सही कह रही थी, बच्चे मेरे सही कह रहे। 3 लाख रुपीस की कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन है। कौन से ईयर में बेचा है? 348 में ना, 348 डिवाइड बाई 105। वेरी नाइस। कितना आया यार ये आया। लेट्स लो कितना आएगा? 40,700। वेरी सिंपल है। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, अभी कितना अमाउंट इन्वेस्ट किया लैंड में? 10 लाख। लेस करने का कितना आया यार? ये टैक्सेबल हो जाएगा, ये एग्जाम्पशन है। बट देखो क्वेश्चन में अगले साल ये बुद्धू आदमी थोड़ा रुक नहीं सकता था, ये बेच दिया यार। कितने का बेचा? लैंड वॉज सोल्ड बाय हिम ऑन 11/2/2024 11 लाख। हे भाई, हे भाई, भाई सुनना बेटा, यहाँ पे ना ये आदमी ने चालाकी करी है, दिमाग लगाया है। क्या दिमाग लगाया? 50 लाख की बेची और बाद में रूरल परचेज कर लिया और फिर रूरल बेची है 11 में। एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो जाएगा, एग्जाम्प्ट हो गया। 11 लाख से 10 लाख, देखो लेस कर दिया ना। अभी अगर अर्बन होती तो लेस नहीं करते ना। अभी ये 10 लाख रुपए लेस कर दिया, तो इसका मतलब ये 1 लाख रुपए क्या हो जाएगा? शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन होएगा, लेकिन ये भी टैक्सेबल नहीं होएगा। समझो ध्यान से। फुल वैल्यू ऑफ 11 लाख लेस कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन 10 लाख। एक चीज 10 लाख के रिस्पेक्ट में देखो, जितना इन्वेस्ट किया उतने की टेंशन। चलो बताओ यार जल्दी से, कितने की परचेज करी है यार लैंड? 11 लाख की है, बेची है, लैंड को सेल किया 11 लाख। अच्छा अगर ये रूरल ना होके अर्बन होती तो क्या करते? तो 10 लाख माइनस 10 लाख करते और कॉस्ट ऑफ जीरो हो जाती ना, और पूरा 11 लाख टैक्सेबल होता। लेकिन कितना इन्वेस्ट किया अर्बन रूरल में? 10 लाख ना। और तो 10 लाख के रिस्पेक्ट पे जितना भी कैपिटल गेन आएगा वो सारा सारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। जितना हमने 10 लाख के रिस्पेक्ट पे जितना आएगा वो सारा सारा क्या हो जाएगा? एग्जेम्प्ट हो जाएगा। क्या बेटा? हाँ तो अब आगे की बात वही तो सुनो ना, मेरी बात को ध्यान से, वही बताने जा रही हूँ बस। तो हमने यहाँ पे ये क्या कर दिया,
लेस, ये 10 लाख, ये आए कितना 1 लाख। अच्छा, ये तो पूरा एग्जाम करवा दिया रीजन, ये 10 लाख रुपए क्यों लिस्ट कराया, समझ में आ रहा है। ये जो 1 लाख रुपीज है, अब ये इस रूरल एरिया के लैंड को बेच के आया हुआ है, तो ये भी क्या हो जाएगा सेक्शन 10 क्लॉज 37 में, ये भी एग्जाम हो जाएगा। आई बात समझ में, ये भी एग्जाम हो जाएगा, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। क्लियर। चलो 20, हाँ इग्नोर मारो उसको। हाँ किसके लिए नहीं, रूरल बेचा तो हमेशा एग्जाम। यस चलो इलस्ट्रेशन 27, इलस्ट्रेशन 27, हमसे पूछो, हमसे चिराग जी हमसे पूछें। हाँ बेटा क्या कह रहे हो बेटा। अच्छा हाँ एक चीज और बतानी है आप लोगों को, अगर एग्रीकल्चर लैंड को, अब वो रूरल हो चाहे अर्बन हो, अगर एग्रीकल्चर लैंड को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी एक्वायर किया तो पूरा एग्जाम, जो कॉम्पेंसेशन पे पैसा मिलेगा वो पूरा का पूरा एग्जाम हो जाएगा। देखो कहीं लिखा होगा, बताते हैं इसको, ये बात मैं बताना भूल गई थी, अभी बता रही हूँ आप लोगों को। वन मिनट, वन मिनट, कहाँ लिखी हुई है, कहाँ। If any individual or Hindu undivided family had agricultural land and this land was being used by him for the agriculture purpose and when it was acquired by the government, in this case capital gain shall be exempt from tax। अब चाहे ये रूरल हो, अब चाहे ये अर्बन, देखो रूरल की तो बात ही नहीं कर रहे, अर्बन की बात कर रहे हैं, तो हम अर्बन, लेकिन हम आप लोगों के लिए क्लैरिटी के लिए ये बात लिख रहे हैं, ठीक है ना, ध्यान रहेगा आप लोगों को, चाहे रूरल हो चाहे अर्बन हो पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना यार। तो ये बात ध्यान रखना, रूरल या अर्बन पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट। क्लियर। तो 54B 54 हो गया, 54B हो गया। डी, अब 54D कह रहे हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को बेचा है और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को परचेज किया है तो फिर आपको यहाँ पे एग्जाम्पशन मिलेगी 54D में, ठीक है यार, देखो यहाँ से। अच्छा यहाँ पे एक चीज और खास है, ये बेचा नहीं होना चाहिए, सॉरी मेरे मुंह से निकल गया था बेचना, ये बेचा नहीं होना चाहिए, ये कंपल्सरी एक्विजिशन होनी चाहिए। तो अगर किसी पर्सन की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है और वो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक्वायर कर लिया है और जो कॉम्पनसेशन उसको मिला है वो उस कॉम्पनसेशन से कोई दूसरी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज कर रहा है, तो 54D में अगर किसी पर्सन ने कोई इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी एक्वायर कर लिया और उस पे जो उसको पैसे मिले हैं और उसने उन पैसों से फिर से एक इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज कर ली, तो जितने की भी अंडरटेकिंग परचेज करिए पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। आई बात समझ में, क्लियर। अब देखो ध्यान से, बट यहाँ पे एक बात को बहुत ध्यान से रखना कि यार अंडरटेकिंग जो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग है वो एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट होना चाहिए, और अगर वो एक्वायर्ड बाय गवर्नमेंट नहीं होएगी तो ये सेक्शन नहीं लगेगा, ठीक है। देखो तो किसको मिलेगा, अब अंडरटेकिंग तो किसी की भी हो सकती है ना यार, तो ये सेक्शन सबको मिलने वाला है। इंडिविजुअल, एचयूएफ, कंपनी, फर्म, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, लोकल अथॉरिटी, ऑल द एसएससीज को मिलेगा। एसेट कौन सी होनी चाहिए, शुड बी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। अब कौन सी लैंड और बिल्डिंग को हम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग बोलेंगे, सर वो बिल्डिंग को बोलेंगे जहाँ पे जिस डेट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कंपल्सरी एक्वायर किया है वो डेट से 2 साल तक के पीरियड में इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज वहाँ पे हो रही हो, कोई फैक्ट्री वगैरह वहाँ पे खुली हो।
एंड टाइप्स ऑफ कैपिटल गेन यहाँ पे शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म। अभी तक आपने एक में पढ़ा है सिर्फ लॉन्ग टर्म, सेक्शन 54 में पढ़ा है लॉन्ग टर्म, एंड यहाँ पे पढ़ा है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म दोनों हो सकते हैं। इन्वेस्टमेंट, द एसएससी कैन इन्वेस्ट द अमाउंट इन लैंड और बिल्डिंग फॉर द पर्पज ऑफ इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग विद इन पीरियड ऑफ 3 ईयर आफ्टर डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है ना यार, तो गवर्नमेंट ने जिस दिन पेमेंट करी हो वो दिन से 3 साल के अंदर अंदर अगर आपने कोई भी इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज कर ली तो जितने की परचेज करी है उतने की एग्जाम्पशन मिल गई। पक्का पक्का। अच्छा, यहाँ पे डेट ऑफ ट्रांसफर ना लेके रेट ऑफ पेमेंट ले रहे हैं, क्योंकि एसएससी ट्रांसफर नहीं कर रहा है, एक्वायर हो रहा है। आई कहानी समझ में? पक्का पक्का। अमाउंट ऑफ एग्जाम्पशन कितना मिलेगी, जितना इन्वेस्ट करोगे उतने की एग्जाम्पशन मिलने वाली। क्लियर? आ जाओ। एंड आपको कितने सालों के लिए होल्ड करना पड़ेगा, और 3 साल में अगर नहीं होल्ड किया तो जब बेचेगा तो सेल करते हैं ना। कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम, द अमाउंट ऑफ कैपिटल गेन हैज टू बी यूटिलाइज इन द लास्ट डेट ऑफ फर्निशिंग द रिटर्न ऑफ इनकम, और आप इसको कहाँ पे जमा कर दो, कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम में। जितना पैसा आप जमा कर दोगे उतने की आपको एग्जाम्पशन मिल जाएगी यार। चलो एक क्वेश्चन है 31 करते हैं। Mr. X has one industrial undertaking in Wajirpur and the building which is being used for the industrial purpose and was purchased 1/7/2007 since it was being used for the agriculture industrial purpose, and it is being used for industrial purpose and was purchased 23 लाख and WDV कितनी है 10,38,000। This building was acquired by the government 1/1/2015 and compensation fixed was रुपीज 25 लाख। तो आपको पता है कौन से ईयर में कैपिटल गेन निकालोगे? 14-15 में। 15-16 में कहाँ निकालोगे? आज जनवरी है, 14-15 में निकालोगे ना। 14-15 में निकलेगा, क्योंकि कंपल्सरी एक्विजिशन कहाँ हो रहा है? 14-15 में हो रहा है। एफवीसी कितना किया है? लेस करना है इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन कितनी है? कॉस्ट ऑफ, लेकिन डेप्रिसिएबल है ना, ये कह रहे बिल्डिंग है और डेप्रिसिएबल एसेट वैल्यू है, तो अगर डेप्रिसिएबल वैल्यू है तो उस पर हम लोग कैपिटल गेन नहीं निकालते हैं ना, इंडेक्सेशन नहीं करते हैं ना, तो लेस कर दो WDV। याद आ रहा है? बैलेंस शीट आइटम पे हम लोग डेप्रिसिएबल एसेट पे हम लोग इंडेक्सेशन नहीं करते, तो बताओ कितना आएगा? 10,38,000 है। कितना आ गया बेटा? 14,62,000। ये आ गया इनका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अब कितने का लैंड परचेज किया इन्होंने? हम तो चेक कर रहे थे कि डेप्रिसिएबल एसेट पे कौन सा गेन निकलता है, ऑलवेज शॉर्ट टर्म। ये आ गया यार हमारा, है ना। कितने की लैंड परचेज करी है, कितने की इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग परचेज करी है, कितने की परचेज करी है? एंड इतना 6 लाख की, 6 लाख। कितना अमाउंट आएगा? 8 लाख। समझता है ध्यान से? क्लियर? EC वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अच्छा एक चीज प्लीज देखेंगे ध्यान से, चलो देखो ध्यान से। 54 EC, ए बेटा देखो ना, आ रहा बेटा सुनो। 54 EC ये क्या कहता है? ये कहता है कि अगर एसएससी ने कोई भी एसेट बेची है ना, तो कह रहे हैं कि राइट अ नोट ऑन कैपिटल दिस
अभी अगर कह रहे हैं कि कौन सी वो होनी चाहिए, और एक मिनट, अगर एसएससी ने कोई भी एसेट बेची है, जैसे गोल्ड बेच दिया, ठीक है ना, अगर एसएससी ने कोई भी एसेट सॉरी, ये तो 54F नहीं है, ईसी ना, लैंड एंड बिल्डिंग। तो अगर मान लो फॉर एग्जांपल किसी एसएससी ने कोई लैंड या बिल्डिंग बेची है, अब यहाँ पे देखो 54 में सिर्फ इंडिविजुअल और एचयूएफ को कवर कर रहे थे, यहाँ पे इंडिविजुअल और एचयूएफ को कवर नहीं कह रहे, कह रहे हैं कि 54 ईसी किसके लिए, ऑल द एसएससी के लिए है। एंड सभी एसएससी को मिलेगी। एसेट कौन से ट्रांसफर करोगे, एनी लैंड और बिल्डिंग। तो कोई भी एसएससी है, उसने कोई भी लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करी है और उससे उसको क्या हुआ है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ है। और अगर उसने ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन को फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर अंदर इन 4 स्पेसिफाइड एसेट में इन्वेस्ट, कंपनीज के एसेट में इन्वेस्ट कर दिया, तो ये केस में आपको 50 लाख रुपए तक का एग्जाम्पशन मिल जाएगा। फिर सुनो ध्यान से, क्या है ये सेक्शन मिलेगा किसी भी एसएससी को, क्या बिकेगी, लैंड या बिल्डिंग। कैपिटल गेन कौन सा होएगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन होएगा। तो जितना भी आपका कैपिटल गेन आया है, अगर विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ ट्रांसफर, अगर आपने ये 4 कंपनीज है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, है ना, इन 4 कंपनीज के अगर बॉन्ड्स में आपने अपने पैसों को इन्वेस्ट किया है, तो जितना पैसा इन्वेस्ट किया उतने की एग्जाम्पशन मिलेगी, बट मैक्सिमम कितनी मिलेगी, 50 लाख, है ना। लेकिन मैक्सिमम 50 लाख की एग्जाम्पशन यहाँ पे है। और शर्त ये भी है, तो डेट ऑफ ट्रांसफर से 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप इन्वेस्ट करते हो तभी आपको एग्जाम्पशन मिलेगी। एक भी दिन का डिले हुआ तो आपको एग्जाम्पशन नहीं मिलने वाली। आई कहानी समझ में, ठीक है। एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन भी है। तो कितनी एग्जाम्पशन मिलने वाली है आपको, 50 लाख रुपए की एग्जाम्पशन मिलने वाली है। अच्छा, एंड आपको ये जो बॉन्ड्स है कितने सालों के लिए होल्ड करने, 5 सालों के लिए होल्ड करने। अगर 5 साल से पहले पहले आपने इनको बेच दिया तो एग्जाम्पशन विड्रॉ करवा लेंगे, ठीक है ना यार। और यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है। अभी तक आपने जितने भी सेक्शन पढ़े हैं वहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल है, लेकिन यहाँ पे कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं होने वाला। क्लियर आप लोगों को। एंड 54 एक्सटेंशन ऑफ टाइम लिमिट। हाँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आप किसी की प्रॉपर्टी को कंपलसरी एक्वायर कर लिया है तो डेट ऑफ ट्रांसफर ना लेके डेट ऑफ पेमेंट ले लेंगे। वेरी सिंपल यार। चलो एक क्वेश्चन करवा दो। मिस्टर एक्स परचेज एग्रीकल्चर लैंड इन द अर्बन एरिया 1/4/2001 for ₹2 lakh. It was being used for agriculture purposes then and was sold by the SSC 1,23,00,000। चलो FVC कितनी आ गई है, 1,23,00,000। आ जाओ। और कितने में एक्वायर करी थी, 2 लाख में। तो लेस कर दो इंडेक्स कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन, 2 लाख इंटू 348 डिवाइड बाई कितना है बेटा, 6 लाख। कितना है ये, है 16 लाख, 16 लाख, 16 लाख। ठीक, अब क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। अच्छा, अब इन्होंने बॉन्ड्स ऑफ, अब इन्होंने इन्वेस्ट किया है बॉन्ड्स ऑफ नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल। अरे भाई, मैंने ऐसी कोई बात नहीं पढ़ाई आप लोगों को, इग्नोर मारो। मैंने 4 एसेट पढ़ाई है, उसमें ये बैंक का बॉन्ड नहीं पढ़ाया है। ये परचेज एग्रीकल्चर लैंड 2 लाख, तो मिल जाएगी क्या, ऑफकोर्स एग्रीकल्चर लैंड गई है ना, और एग्रीकल्चर ही परचेज, एग्रीकल्चर लैंड परचेज के लिए 2 लाख था, 2 लाख की एग्जाम्पशन मिल गई 54B में, है ना। ही इन्वेस्टेड 75,000 1/10/2023। इन्वेस्टमेंट देखो, लैंड ट्रांसफर कभी 27 जुलाई में, जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर 4 महीने में इन्होंने 75,000 रुपीज़ के RECL के बॉन्ड परचेज कर लिए। तो इसका मतलब है 75,000 को और मिल जाएगा। कौन से सेक्शन में मिलेगा, कितने का, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी कुछ है। ही सोल्ड द बॉन्ड्स 24, तो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना। तो अभी तो फिलहाल इतना दे दो, ये लेस करो कितना आएगा, 13 लाख। तो ये तो टैक्सेबल हो गया इस साल, बट 25-26 में 3 लाख का बेचा बॉन्ड, 3 लाख का बेचा,
तो 75 का परचेज किया था, 75 का लेस करवा दो 0, ये पूरा का पूरा अमाउंट एक्स मिल गया। समझता है? क्लियर? तो आज की फिर सेवा यही तक के लिए, और अभी 2-4 कॉन्सेप्ट और बचे हुए हैं। ऑलमोस्ट कैपिटल गेन हमारा खत्म हो रहा है, मतलब अब आखिरी सांसें ले रहा है, शायद अगली क्लास में खत्म हो जाएगा, बट ऑफकोर्स उसके एग्जाम के क्वेश्चन एंड ऑल करने, अब हमें कोई जल्दी तो है नहीं, आराम आराम से करेंगे यार अब, ठीक है।